हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के जो एसएस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो जियोग्राफिकल पार्ट है उसके चैप्टर 3 को देखेंगे। हमारा जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ेंगे और ये मेरा चैप्टर 3 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो आज हम देखते हैं एनसीईआरटी का 10th क्लास का चैप्टर सोशल साइंस में। तो आप सभी को पता है कि जो वाटर रिसोर्स है उसकी हमारे जीवन में काफी महत्वता है। हमारी 70% बॉडी, 70% बॉडी पूरी तरीके से पानी से बनी हुई है। हमारे ब्लड में 95% वाटर कंटेंट है। तो आपको पता लग सकता है कि जो पानी है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन हम जियोग्राफिकल तरीके से आज पानी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो अर्थ का 3/4 भाग है वो क्या है, उसमें पानी है। यानी कि अर्थ के 3/4 भाग पर पानी है और 1/4 भाग पर क्या है, लैंड मास, जिसे धरती बोलते हैं, और 3/4 भाग में पानी है। उस 3/4 भाग का पानी 96.5% जो पानी है वो साल्टी है। कैसा है, साल्टी, यानी कि लवणीय है, सॉल्टी वाटर है, जिनका सबसे बड़ा सोर्स क्या है, ओशियंस। आप देख रहे होंगे जैसे हिंद महासागर है, आर्कटिक ओशन है, यहाँ पे क्या है, ज्यादातर सॉल्टी वाटर है। और सबसे बड़ा विश्व में सॉल्टी वाटर का सोर्स है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी क्या है, सबसे बड़ा सॉल्टी वाटर। 3.5% वाटर ही प्योर वाटर है। कितना वाटर है, 3.5% वाटर ही प्योर वाटर है। उस 3.5% वाटर का 70% भाग, 70% भाग अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ की फॉर्म में अवेलेबल है। और 30% भाग जो कि ग्राउंड वाटर, रिवर और रेन वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है। यानी कि जो धरती के मोस्टली पार्ट है, जो यूजेबल वाटर है, वो कितना है, 30%, जो कि कहां पे सोर्सेज उसके, ग्राउंड वाटर, रिवर और रेन वाटर। अभी हम इंडिया के कंसेप्ट में बात करते हैं। जो इंडिया में वाटर रिजर्वर है उनका एरिया कितना है, 1897 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो पानी के जो रिजर्वर हैं, जो जलाशय हैं, वो फैले हुए हैं। दूसरी ओर जो भारत है पूरे दुनिया का 4% जो रेनी वाटर है उसे रखता है। बाकी 96% वाटर जो बारिश का पानी है वो भारत के बाहर के क्षेत्रों में आता है। तो इंडिया कितना कंज्यूम करता है रेनी वाटर, सिर्फ 4%। इंडिया की आबादी ज्यादा होने के कारण जो इंडिया का पर पर्सन पर ईयर वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें रैंक 133 है। यानी कि औसतन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष में जितना पानी यूज करता है, भारत का एक नागरिक दुनिया के कंपैरिजन में कितना पानी यूज करता है, 133 रैंक पे पानी इस्तेमाल करता है। जो वाटर डिपार्टमेंट है, जो जल संसाधन मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी पिछले वर्ष, जिसके अंदर बोला गया था कि 2025 तक 20 करोड़ की आबादी भारत की वाटर क्राइसिस से सहम जाएगी। यानी कि 20% आबादी, 20 करोड़ लोग, नहीं 20% नहीं, देखो 20% से 20 करोड़ लोग की जो आबादी है वो पानी के लिए त्रस्त होगी। इसके सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होंगे, भारत का ओवर पॉपुलेशन होना। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की पॉपुलेशन 35 करोड़ के आसपास थी, लेकिन वही पॉपुलेशन आज 125 करोड़ के आसपास हो गई है। और 2020 का सेंसस अभी आना बाकी है, जिसके अंदर हमें आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो यानी कि सबसे ज्यादा कारण है ओवर पॉपुलेशन। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो रिसोर्सेज के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा। दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे वाटर की जो उपलब्धता है वो काफी बड़ी मात्रा में है, लेकिन जो रेगिस्तान का इलाका है, शुष्क इलाका है, वहां पर पानी की पूर्ण रूप से कमी है।
दक्षिण भारत में जो पानी के जलाशय हैं वो वर्षा पर निर्भर करते हैं, वहां की नदियां भी वर्षा पर निर्भर करती है। उधर जो पूर्वी भारत है वो उसका ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है और वहां पे बर्फ की फॉर्म में है पानी। तो यानी कि जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, क्योंकि भारत का लैंड मास भी जाता है, वाटर रिसोर्सेज भी अलग अलग जगह प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, ओवर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जहां पर पानी की उपलब्धता ज्यादा है वहां पर इसका यूज भी अत्यधिक है। जहां पे हमें 1 बाल्टी पानी की जरूरत है, जहां पे पानी प्रेजेंट है वहां पे 4 बाल्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा वाटर का ओवर यूज इंडिया में ही हो रहा है। फिर चौथा कारण है वाटर पोल्यूशन। देखिए, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से क्या हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको साफ पानी की बड़ी मात्रा में जरूरत होती है, और बड़ी मात्रा में जरूरत होने के साथ साथ जब उनका वेस्ट निकलता है तो उसको भी प्रवाहित कहाँ पे किया जाता है, पानी में किया जाता है, क्योंकि और कोई डंपिंग सोर्स हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए एक तरफ इंडस्ट्रीज ज्यादातर जो प्योर वाटर उसको उपयोग भी कर रही हैं, और जो बचा हुआ जो पानी है उसको गंदा भी कर रही है। इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन फैलता है। इससे क्या होता है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होती है, लॉस ऑफ फिशेज होता है, लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है जो समुद्रों में रहते हैं। डाइवर्सिटी का भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसको भी कमी होती जा रही है। लेक ऑफ रेन वाटर, पिछले 20 साल के अध्ययन में पाया गया है कि जो भारत में वर्षा का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। यानी कि पहले जहाँ पे औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती थी, अब वहां पे जो आंकड़ा है 150 के आसपास पहुंच गया। यानी कि जो वर्षा की कमी होती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फाल्कन मार्क। फाल्कन मार्क ने एक थ्योरी दी थी कि किसी भी देश में वाटर क्राइसिस कब आएगा। किसी भी देश में वाटर क्राइसिस कब आएगा, जब वाटर अवेलेबिलिटी है, जो पानी की उपलब्धता है एक पर्सन के लिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से कम हो जाएगी पर डे। यानी कि एक पर्सन की पर डे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर से पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी। उस देश में मान लिया जाएगा कि पानी के लिए संघर्ष होना शुरू हो गया है, वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गया है। एक वाटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे कि वाटर है वो एक रेन्यूएबल सोर्स। रेन्यूएबल सोर्स के बारे में आपको पता होगा कि रेन्यूएबल सोर्स कौन से होते हैं, जो हमें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। वाटर की एक साइकिल होती है, महासागरों से पानी उठकर वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर बादल बनते हैं, फिर कंडेंस होते हैं, फिर जो भाप है, जो ऊपर पानी है, वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में धरती पर रेन वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी है और हमारा यूजेज इतना ज्यादा है पानी का कि हमें कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है, वाटर को कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमने कुछ टेक्निक्स अपनाई हुई है, जैसे रेन वाटर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि जो रेन वाटर है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में। और चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है, मेघालय में। दूसरी ओर सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, जैसलमेर में। और ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि कंजर्वेशन रिक्वायर है किसकी, वाटर की। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो वर्षा का पानी है उसे छतों पर इकट्ठा करके फिर उसे नलिका की सहायता से बड़े बड़े कुंडों में भर दिया जाता है, ताकि जब वर्षा नहीं होगी उस समय उसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर रिजर्व। नदी का पानी जो प्रवाहित होती है उसकी धाराओं को मोड़कर एक जगह जलाशय बना दिया जाता है, ताकि पानी की उपलब्धता जब कमी हो तो वहां से उसका इस्तेमाल किया जा सके। फॉर्मेशन ऑफ डैम, ये भी एक तरीके से जलाशयों का ही है। इसमें क्या होता है कि डैम जो जलाशयों के साथ साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए भी पानी का संग्रहण किया जाता है। डैम्स के बारे में मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा जिसके अंदर वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर कंटिन्यू होगा, तो उसमें हम विस्तार से देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड वेल, जब गांव में हम बड़े बड़े डैम तो हर एक जगह नहीं बना सकते थे, इसीलिए जो गांव में छोटे स्तर पर पॉन्ड्स और वेल बना दिए जाते हैं, ताकि जब पानी की शॉर्टेज हो तो इनका इस्तेमाल किया जा सके।
अच्छा, ये जो पानी की कमी है भारत में, आज से नहीं वर्षों पुरानी किल्लत है पानी की, ये बहुत समय से समस्या है। और इसका हमें पता कैसे लगा कि ये समस्या कितनी पुरानी है, तो हमें कुछ पौराणिक साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें पता लगता है कि भारत में पानी की कमी रही है। एक तो सिंहेश्वरपुरम इलाहाबाद में हमें जो पौराणिक बावड़ियां मिली हैं जिसमें पानी इकट्ठा रहता है, तालाब मिले हैं। दूसरा, जो मौर्य साम्राज्य था जिसका नालंदा में विस्तार था काफी, तो वहां पर जो नालंदा के जो तालाब बने हैं मौर्य काल के, तो उनसे भी हमें पता लगता है कि भारत में हमेशा से ही पानी का जो संग्रहण किया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर की पॉलिसी अपनाई जाती है, हर सरकार के द्वारा अपनाई जाती है। और मैं भी आपको ये कहना चाहूंगा कि आप भी अगर घर पे रहते हैं तो प्लीज जो आपका जो नल बार बार टपकता रहता है उसे ठीक करवाएं, जो पानी का आप दुरुपयोग कर रहे हैं उसको रोकें। और पानी है तो कल है, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हमें इसको संरक्षित रखना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। आगे आज ही हमारा पहला लेक्चर था, वाटर रिसोर्सिटी चैप्टर को मैं 3 लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करूंगा, तो लगातार मेरी 2 लेक्चर और आएंगे इसके ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद अस। और आपने हमें सहयोग दिया, इसीलिए आपका गोयल क्लासेस बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू।